नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारखाना अधिनियम 1948 की आज हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं हम कारखाना अधिनियम 1948 की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और यह इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो बैक टू बैक हमने इस एक्ट से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं। तो आज बात करेंगे स्पेशली इस वाले हम वीडियो में सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के बारे में। तो बहुत सिंपल है, बस उसे एक सरसरी निगाह से हमें समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और अंत तक देखिए और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, आप सभी जानते हैं कि लॉ का जो 3 ईयर या 5 ईयर का जो डिग्री कोर्स होता है उसमें यहाँ पर फर्स्ट सेम में जनरली ये वाला एक्ट होता है। तो एजुकेशनल पर्पस से ही हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं, जो आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 और 7, उसके पहले हमें एक बार जो है हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसका आपको पता होना चाहिए कि 11 अध्याय में और 120 सेक्शंस में डिवाइड है। देन 6 और 7 सेक्शन की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम अभी अध्याय 1 पर ही है जहाँ पर आज हम धारा 6 और 7 के बारे में देखेंगे, जहाँ पर जनरल सी चीज़ें हैं। चलिए तो और ये हम बैक टू बैक इसको कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 6 की पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली। तो सेक्शन 6 ये कहता है कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जाता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कोई फैक्ट्री खोलना है तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पर उन सबके बारे में दे रखा है सेक्शन 6 में कि किस प्रकार से इसे करना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहा गया है कि मतलब धारा 6 में इसके निमित्त सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। अर्थात धारा 6 में क्या होना चाहिए, नियम बनाने की शक्ति किसको है, तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अर्थात राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। अब कारखाना खोलने की शुरुआत करते हैं हम। तो कारखाना की स्थापना के स्थल का चुनाव कौन करता है, स्वामी मालिक करता है, यानी कि जो ऑनर है, जो उसमें पैसा लगाता है वो करता है। चयनित स्थल कारखाने के निर्माण कार्य आरंभ विस्तार के लिए सरकार या मुख्य मुख्य निरीक्षक में से किसी एक का पूर्वादेश प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ठीक है, अगर स्थान का चयन हो चुका है तो उस संबंधित व्यक्ति को सरकार या फिर सरकार के द्वारा मुख्य निरीक्षक क्या होते हैं आगे वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। मुख्य निरीक्षक से क्या करता है, आदेश प्राप्त करता है, पूर्वादेश, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है और ये सभी कारखानों पे समान रूप से लागू होता है। इसके बाद प्लान और स्पेसिफिकेशन के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो लॉर्सेंस एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम डायरेक्टर इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के निर्णय के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च नियंत्रक बनाया गया है लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर नियंत्रक जो है कंपनी का होता है, ठीक है, और जो मुख्य निरीक्षक होता है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, लॉर्सेंस एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम डायरेक्टर इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइसेंस के अनुमोदित हो जाने के बाद ही काम जो है शुरू किया जा सकता है। इस पर गहन विचार विमर्श करने के बाद वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखकर ही कारखाना चलाने की अनुमति दी जाती है और अनुमति देने का काम या तो गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट मुख्य निरीक्षक का होता है। कारखाना नियमावली 4 में उपबंध है कि किसी भी कारखाने में कोई भी निर्माण प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा कारखाना सम्यक रूप से अनुज्ञप्त ना हो जाए या सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ना समझा जाए। ठीक है, अर्थात अगर उसे जो है फाइनली ये मिल रहा है टैग कि हाँ आप कारखाना खोल सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिले, उसके बाद ही वो ऐसा कोड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। कारखानों के चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, लाइसेंस लेना तथा निर्धारित फीस जमा करना जो होता है आवश्यक होता है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। एक बार कारखाना चलाने के लिए लाइसेंस मिलने के बाद भी उसे निरंतर चलाने के नियम अनुसार समय समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाएगा। अर्थात लाइसेंस मिल गया, कंपनी खोल ली, कंपनी जो है चल रही है, कंटिन्यूसली अपना काम कर रही है, तो उसके बाद भी एक निर्धारित समय के अनुसार जैसा कि राज्य सरकार निश्चित करे लाइसेंस का रिन्यू जो है करवाना पड़ता है, ताकि उसके मेंटेनेंस को, साफ सफाई को, जो सुरक्षात्मक उपबंध है जो भी किए जाने चाहिए इस एक्ट के तहत किए गए उसका वापस से ध्यान रखा जाए कि हाँ मेंटेन करके रखा हुआ है।
धारा 7 के अनुसार निर्दिष्ट रूप में नोटिस न दिए जाने पर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, नवीनीकरण नहीं हो सकता। अब यहाँ पर धारा 7 में क्या दिया है तो हम वो देखेंगे कि जो भी किसी कारखाने का अंतिम नियंत्रक होता है, जिसको जनरली हम कार या फिर अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर कहते हैं, अगर उसने धारा 7 के अनुसार नियमों का पालन नहीं किया है तो उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। धारा 7 में क्या है हम जस्ट अभी देखने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ें उसमें भी। तो एक फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पर उसको प्रस्तुत करना होता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट फैक्ट समझिए कि यदि मुख्य निरीक्षक पंजीकरण प्रदान करने में असहमति प्रकट करता है, तो मतलब आनाकानी करता, भैया सरकार का आदमी है, आनाकानी करता है तो लाइसेंस प्रदान करने से इनकार करता है तो राज्य सरकार के समीक्षा अपील की जा सकती है। ठीक है, अर्थात अगर मुख्य निरीक्षक को आपने आवेदन दिया है और वो आनाकानी करता है तो राज्य सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है। अगर आपने सरकार को दिया, राज्य सरकार को दिया और वो समय लगाता है तो आप केंद्रीय सरकार को इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कब तक इंतजार किया जाए, क्या समय सीमा है, आगे वाली स्लाइड में क्लियर करते हैं। तो शहाबुद्दीन बनाम केरल राज्य और अन्य के निर्णय के अनुसार यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि सभी शर्तों के पूरा करने पर लाइसेंस जनरली ग्रांट कर देना चाहिए। ठीक है, कर देना चाहिए। अब धारा 6 की धारा उपधारा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है उपधारा है, अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर कर रहे थे हम। उपधारा के अनुसार यदि अज्ञात कारणों से योजना तथा रेखांकन उसे संलग्न पंजीकृत आवेदन पत्र राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक के पास भेजने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर कोई भी आवेदक को सूचित नहीं किया जाए तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये आज्ञार्थ है, अज्ञात नहीं है, अज्ञार्थ है। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक के पास कारखाना खोलने के लिए आवेदन दिया जाता है और इन दोनों से ही 3 महीने के भीतर अगर कोई भी किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है कि येस और नो का, कि आप खोल सकते हो और नहीं खोल सकते हैं, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा, मतलब अप्रूव हो चुका है और आप कारखाना खोल सकते हो। यहाँ पर ये समय सीमा जो मनमाने ढंग से गवर्नमेंट या मुख्य निरीक्षक को कंट्रोल में करने के लिए जो है लगाई गई है। ठीक है, खोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को कर्तव्य बताया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई आवेदन आता है तो उसके येस और नो का आपको संसूचना जो है सामने वाले व्यक्ति को भेजनी चाहिए। ठीक है, तो इनके कर्तव्य को निर्धारित करता है। सरकार या मुख्य निरीक्षक के कार्य का यह एक अंग होता है, वह दिए गए आवेदन पत्र को 3 महीने में स्वीकृत कर दे या अस्वीकृति की संसूचना भेज दे। अदर वर्ड्स में हम आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर आवेदनकर्ता के लिए भी आवश्यक है कि वह 3 महीने तक आदेश का इंतजार करे और उत्तर न मिलने पर ही कारखाने का काम शुरू करे। और समय सीमा कितनी निर्धारित है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 महीने निर्धारित है। ठीक है, अगर 3 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है तो ग्रीन सिग्नल है। अब राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक द्वारा कारखाना स्थल, सन्निर्माण, विस्तार, पंजीकरण, लाइसेंस से संबंधित आवेदन को स्वीकृत करने से इनकार करने पर 30 दिन में अपील जो है केंद्रीय सरकार के पास की जा सकती है। अभी हमने अपील का बताया था। तो अगर वो मना करते हैं 3 महीना, तो वो जहाँ पर आपने अपने संबंधित राज्य में या फिर उसके मुख्य निरीक्षक को दिया है, तो 3 महीने का इंतजार करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है फेवर में, तो आप इसके और आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ ओके है हमारा, तो आप 30 दिन के अंदर केंद्रीय सरकार के पास जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, यदि फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री के पंजीकरण तथा से चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे धारा 92 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब यहाँ पर फैक्ट्री मालिक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर वो भी मनमाना तरीका अपनाता है और लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है और ऐसे ही खोल लेता है, तो उसे इसी अधिनियम की धारा 92 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो सजा वहाँ पर निर्धारित है वो उसको या फिर दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर कोई भी कारखाना केवल इस कारण से कारखाना नहीं माना जाएगा कि किसी प्लांट, यंत्र, जाल या यंत्र के बदले में दूसरा यंत्र लगाया या ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि विहित की जाए कोई प्लांट या यंत्र जोड़ा गया है। तो ये धारा 6 की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, धारा 7 की बात करते हैं। अधिष्ठादाता द्वारा सूचना। ठीक है, इसकी हेडिंग है या हम इसको बोल सकते हैं ऑक्यूपायर, या हम इसको बोल सकते हैं, हमने इसको पढ़ा है दखलदार। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, तो इसको हमने डेफिनेशन में समझा था कि जिसका कारखाने पर अंतिम कंट्रोल होता है वो जो होता है ऑक्यूपायर कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्यूपायर की ड्यूटीज बताई गई है कि क्या है। तो कारखाने के किसी भी दखलकार द्वारा अपने दखल के या जब से वह किसी परिसर
का प्रयोग कारखाने के रूप में करना चाहता है, कम से कम 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक के नाम निम्नलिखित बातों की जानकारी देते हुए नोटिस भेजना होगा। पहला क्या है, क्या नोटिस भेजेगा, तो वो ये बताएगा कारखाने का नाम तथा स्थल क्या है, दैट मीन उसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, किस जिले वगैरह में कहाँ पर स्थित है, उसके दखलकार का नाम तथा पता बताएगा। और यहाँ पर है परिसर तथा भवनों के स्वामी का नाम था पूरा पता जैसा धारा 13 में निर्दिष्ट किया जाए बताएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट है उसके अनुसार इसको क नाम दिया गया है, बी नाम दिया गया है, ख नाम दिया गया है, याद रखना ये उसी फॉर्मेट में जाता है। फिर है यहाँ पर सी, हमने इसको स्पष्ट रूप से समझने के पर्पज से 1 2 3 में नाम दिया है। अब यहाँ पर ग में या 4 में हम क्या है, पता जिस पर कारखाने के संबंध में सूचनाएं प्रेषित की जाए, अर्थात ऐसा एड्रेस बताना है कि जो भी है राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक है वो जो भी कम्युनिकेशन करना चाहे तो किस एड्रेस पे करे, तो यहाँ पर कारखाने के वो एड्रेस लिखना है। घ यानी कि हमें अभिनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति अर्थात कार्य क्षेत्र, कौन सा कार्य किया जा रहा है इस कारखाना में वो यहाँ पर बताना है। और ढ उपयोग में लाई जाने वाली कुल अश्वशक्ति का प्रकार और परिमाण बताना है। च में है अधिनियम के प्रायोजनों के लिए कारखाना के प्रबंधक का नाम बताना है। कारखानों में नियोजित, ये 6 है, कारखानों में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की संभावित संख्या क्या है वो बताना है। ज में बताना है कि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर विद्यमान कारखानों की अवस्था में पिछले 12 महीनों के दौरान नियोजित कर्मकारों का दैनिक औसत संख्या क्या रही है। और यहाँ पर झ में बताना है कि ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। और कि फैक्ट्री में लगाए गए या लगाए जाने वाले रेटेड अश्वशक्ति के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ये अधिनियम की धारा 7(1) में इतने प्रावधान है। ठीक है, ये अधिनियम की उपधारा है 1, ठीक है, या एक्ट में ऐसे ही लिखा रहता है, तो इसमें इतने पॉइंट हमें याद रखना है। अब है अधिनियम की उपधारा 2 में क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बार इस अधिनियम के विषय अंतर्गत आते हो तो दखलकार का दायित्व है कि वो मुख्य निरीक्षक के पास एक लिखित नोटिस अधिनियम प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर भेजेगा, जिसमें उस उपधारा 1 में निर्दिष्ट विवरण दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें कही गई है, बार बार हम धारा आ गया, ये उपधारा है। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कि किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ कारखाना जो कि वर्ष में सामान्यतः 180 काम के दिनों से कम चला है और उसमें पुनः कार्य आरंभ किया जाता है, तो दखलदार कार्य आरंभ की तारीख से कम 30 दिन के भीतर एक लिखित नोटिस मुख्य निरीक्षक के पास भेजेगा, जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी विवरण दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कारखाने में जब कभी किसी नए प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है तथा उसके पदभार ग्रहण करने के दिन से कम 7 दिन के अंदर कारखाने का दखल का मुख्य निरीक्षक को सूचित करेगा और एक प्रति निरीक्षक को भेजेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है इतनी ही बातें हैं धारा 7 में, और धारा 6 हमने आज के इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर की यानी कि निरीक्षक की, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कारखाना अधिनियम की कड़ी में आज हमने बात करी धारा 6 और 7 की। वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो का जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।